वेलकम बैक टू आवर चैनल विद द अकेडमी। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अलग अलग फूड कंपोनेंट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी सेल डिवीजन अपने लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसका डेफिनेशन क्या है? अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, मतलब एक पहले से ऑर्गेनिज्म है, उसका डिवीजन हुआ और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। उससे क्या होगा? अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोस अप, मतलब अभी एक ये सेल है, वो डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर सेल बनते गए तो कितने मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स बनेंगे उससे। तो इसका मतलब यही है। एंड इमेशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड, एक बहुत ही वीक बॉडी जिसे लैक ऑफ फूड की वजह से एनर्जी नहीं मिल रही है या कुछ भी वीक है वो, तो उसे भी हम रिस्टोर कर सकते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होता है और मियोसिस जर्म सेल में होता है। अब सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल स्किन सेल होता है, वो कोई भी अपने बॉडी का सेल हो सकता है एक्सेप्ट जर्म सेल्स, जो हम आगे देखेंगे। और स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो खुद ही अब कैपेसिटी रखता है कोई भी न्यू सेल को जनरेट करने की। और स्टेम सेल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है जो हमने शॉर्ट्स बनाया है कि स्टेम सेल से अगर बेबी है मदर के वॉर्म में, तो वो मदर का ऑर्गन कोई भी डैमेज हो गया तो बेबी मदर को स्टेम सेल से एनर्जी भेजता है और वो ऑर्गन वापस रिस्टोर हो जाता है। तो स्टेम सेल से कोई भी ऑर्गन हम रिस्टोर कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। इसीलिए आजकल बेबीज़ का स्टेम सेल भी स्टोर कर दे कि फ्यूचर में जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो स्टेम सेल से उनका ऑर्गन रिस्टोर कर सकते हैं। और जर्म सेल क्या होता है? जर्म सेल सेक्स सेल होता है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब देखेंगे हम सेल डिवाइड क्या हो रहा है, सेल। तो उससे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए? सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसमें क्या है? सेल में नॉर्मली एक न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम रहता है, बहुत सारी चीज रहती है, लेकिन हमें मेन फोकस कहाँ रखना है? न्यूक्लियस पे। और फिर हम आगे देखते हैं। बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डेवलप्स इट क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, सेल डिवाइड होने से पहले अगर 2n क्रोमोसोम है तो वो डबल कर लेगा क्रोमोसोम को सेल और 4n बना लेगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है कि इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n इट डबल्स अप टू 4n। यानी कि अगर अभी सेल डिवाइड होने वाला है, सेल डिवीजन होने वाला है, तो अगर 2n क्रोमोसोम्स है तो वो डबल हो जाएगा 4n में, उसके बाद हमारा सेल डिवीजन होगा। तो अब हम देखेंगे माइटोसिस। हमने पहले ही देखा कि माइटोसिस में कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है? सोमैटिक सेल डिवीजन और स्टेम सेल डिवीजन। अब हम देखेंगे कि उसका मेन प्रोसेस क्या है, मेन स्टेप्स क्या है। एक है कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस हमें पहले मतलब समझना है। कार्यो का मतलब हमेशा याद रखना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर। कार्यो का मतलब न्यूक्लियर और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो ये क्या हुआ? कार्योकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म, पूरा सेल का डिवीजन। काइनेसिस मतलब डिवीजन। अब हम देखेंगे कार्योकाइनेसिस के आगे 4 पार्ट्स क्या है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये याद नहीं होता है ना लगभग, तो हम ऐसे याद करते थे, पीमैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अभी मैं भी भूल गई थी तो देखो मैंने पीमैट सोच के याद किया। तो हम उस पहला वाला देखेंगे, प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है? प्रोफेस में कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। ये जो पहले हम देखते हैं क्या है। ये हमारा सेल है, हमने पूरे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया है, सेल के पूरे पार्ट्स नहीं बनाए हैं, खाली न्यूक्लियस बनाया है और ये सेंट्रियोल है वो बनाया हमने। तो हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये सारे क्रोमोसोम्स हैं जो कि इधर दिया है कि कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। तो ये जो शुरू में एकदम थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोफेस होगा, तब कंडेंस हो जाएंगे और एकदम विजिबल दिखने लगेंगे ऐसे।
ड्यू टू दिस दे अपियर शॉर्ट एंड थिक विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब ये जब वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो कंडेंस हो गए प्रोफेज में और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए और वो अपियर भी होने लगे शॉर्ट। पहले तो ये लंबे लंबे भी थे, अब वो शॉर्ट भी दिखने लगे। और हमने शुरू में एकदम पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2n क्रोमोसोम है तो डिवीजन के टाइम 4n हो जाता है। तो यहाँ अब अपने के पास कितने रहेंगे, 4। इधर ज़्यादा बनाएंगे मैस हो जाएगा बहुत, तो एक ही रखते हैं। एक हुआ, ये कंडेंस हुआ। अब क्या होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट होगा और हर एक सेंट्रियोल सेल के अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा, यानी एक यहाँ होगा एक वहाँ होगा। और क्या होगा प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगेगा, शुरू होगा, अभी पूरा डिसअपियर हुआ नहीं है, सिर्फ शुरू हुआ है। और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगेगा। तो इतने फंक्शंस होंगे हमारे प्रोफेज में। अब हम देखेंगे मेटाफेज। जो कि कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियर डिवीजन का सेकेंड स्टेप है। इससे पहले मैं आपको प्रोफेज का मतलब तो बताने ही भूल गई थी। प्रो मतलब फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो अपने सब और क्रोमोसोम्स है वो पूरे सेल में, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। मिक्स नहीं हो जाता, मतलब नो बाउंड्रीज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड एंड क्लियरली विजिबल। जो क्रोमोसोम्स है वो एकदम कंडेंसेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और एकदम अच्छे से विजिबल है, दिख रहा है। ये मैं ऐसे एक लाइन बनाऊंगी, आप समझ जाना। All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane. Equatorial plane क्या है, सेंट्रल प्लेन। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। 1 2 3 4 अपने क्रोमोसोम सेंट्रल में इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए। और क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, नाम याद रखना, आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। क्रोमोसोम ऐसा होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये बीच में जो है, और जो ये बीच में है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो अब ये हर क्रोमोसोम्स के बीच में एक सेंट्रोमियर है। तो इस लाइन में क्या बोला है कि एक स्पेशल प्रोटीन का फाइबर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि कनेक्टेड है सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स। ऐसे देखो कैसे कनेक्ट है, ये सेंट्रियोल से निकला सेंट्रोमियर, ऐसे इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, एक दूसरे से कनेक्ट। और इससे पहले हम ये भी देख लेते कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ये आपने इसका अलग अलग टाइप 9th में देखा था कि क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप होते हैं। वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर में था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। वो चैप्टर में आपने पूरा डिटेल टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखा था। अभी हम ये वाला क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये शायद मेटासेंट्रिक है, हाँ मेटासेंट्रिक ये। और अब देखते हैं कि इसका डिवीजन कैसे होगा और कैसे होगा आगे। पर इससे पहले हम मेटाफेज पूरा देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। मेटाफेज में क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया और वो पूरे एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए। इसका मतलब, इसका मेटाफेज का नाम भी इससे ही पड़ा है। मेटा मतलब बीच में, तो मेटाफेज मतलब क्रोमोसोम्स बीच में लाइन में अरेंज हो गए। और क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ। ये जो है हमारा, ये स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि प्रोटीन फाइबर मतलब स्पिंडल फाइबर क्या है, प्रोटीन फाइबर है। अब हमने ये सब देख लिया कि ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर है, और जो अपने क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए हैं। अब हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस का थर्ड स्टेप, एनाफेज। उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट।
ये अपना क्रोमोसोम और ये सेंट्रोमियर। तो इसमें क्या बोला है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, यानी कि ये स्प्लिट हो जाता है एंड ईच सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, मतलब ये लोग दोनों सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह, ये ऊपर का सेपरेट हो गए और दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो अब ये कुछ यहाँ पे अपना सेंट्रियोल है और ये पूरा स्पिंडल फाइबर है। हाँ, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और कुछ इस तरह सेंट्रियोल्स की तरफ वो लोग आ गए, मतलब पूरा सब कुछ अलग हो गए। समझ गए ना? और ये जो अलग हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर आल्सो कॉल्ड एज डॉटर क्रोमैटिड्स। तो इन्हें हम डॉटर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं। तो एनाफेज में क्या क्या हुआ, जो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम्स अरेंज थे वो स्प्लिट होके पोल्स पे चले गए, पोल्स के साइड पे चले गए, दोनों सेल के एंड पे चले गए। और ये ऐसे एंड पे जाने के बाद कैसे दिखते हैं, बंच ऑफ बनानास की तरह। इस तरह से हमारा एनाफेज कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे करियोकाइनेसिस का लास्ट फेज जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डीकम्पोज सो दे अगेन बिकेम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स अलग हो गए थे, डॉटर क्रोमोसोम्स, वो वापस से डीकम्पोज हो जाते हैं, वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और अलग हो जाते हैं। एक जैसे कि यहाँ पे आधे क्रोमोसोम्स यहाँ गए थे और आधे यहाँ गए थे, तो वहीं से वो लोग अलग हो जाते हैं और वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, थिन हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। इससे क्या और इसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो वापस से रीअपियर हो जाता है, वापस से आने लगता है। और जो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी वापस से आने लगता है। और जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। तो टीलोफेज में ऐसा होता है। तो यहाँ हमारा करियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर क्योंकि अब डिवाइड हो ही गया है लगभग जो न्यूक्लियर के अंदर के पार्ट्स थे, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, दो डिवाइड हो गए। अब हम इसके बाद क्या है, करियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद पूरे सेल को डिवाइड होने के लिए साइटोकाइनेसिस लगता है। तो अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे माइटोसिस का सेकेंड प्रोसेस जो कि है साइटोकाइनेसिस। उसका डेफिनेशन क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड डॉटर सेल्स। जो मैं शुरू से बता रही हूँ कि पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तभी दो डॉटर सेल्स बनेंगे। तो वैसे ही पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स मिले, इससे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। इसका प्रोसेस क्या है, नॉच इज फॉर्म्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ईच सेल विच डीपेंस ग्रेजुअली एंड न्यू सेल इज फॉर्म्ड। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन यानी सेंट्रल लाइन में एक नॉच फॉर्म होगी और जो धीरे 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 करके ऐसे डीप होती जाएगी, डीप होते 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 पूरा सेल अलग हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स मिलेंगे हमें। ये होता है एनिमल्स में। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में नॉच नहीं बनता। प्लांट में जो सेंट्रल लाइन होती है, मिड लाइन, उधर एक सेल प्लेट बन जाता है। जैसे कि अभी ये है प्लांट सेल, तो यहाँ एक सेंट्रल प्लेन सेल प्लेट बन जाता है मिड लाइन में और फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं सेल्स। ये प्लांट्स में ऐसा होता है। तो इसी तरह से हम लोग को कैसे और इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में पूरे सब कुछ अपीयर भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम सब कुछ मिलेगा। जो सेल्स अलग हुए, जो डॉटर सेल्स मिले, तो वो एक कंप्लीट सेल है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब हम शुरू में हमने देखा था कि जो सेल डिवाइड होता है, तो जब डिवाइड होने वाले रहते हैं तो वो लोग क्रोमोसोम्स डबल कर लेते हैं, यानी 2n से 4n कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ तक देखते आ रहे कि यहाँ भी 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम, पर यहाँ देखो
एक साइड में 2 क्रोमोसोम गए, एक साइड में 2 क्रोमोसोम गए। इससे क्या हुआ कि जब वो लोग डिवाइड हुए तो वो वापस से सेल 2n क्रोमोसोम बन गया। तो मतलब वो लोग जब डिवीजन शुरू किए थे तो 4n पे थे, पर वो लोग डिवाइड होके वापस अपने एक्चुअल स्टेट पे आ गए जो कि है 2n क्रोमोसोम्स। इससे हमें पूरा एक सेल मिल गया जो कि माइटोसिस से मिला। और मियोसिस भी ऐसे ही कुछ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम माइटोसिस का फंक्शंस भी देख लेते हैं कि वो किस लिए काम आता है। ग्रोथ ऑफ बॉडी की ग्रोथ। हम लोग जब अपने मदर के वॉर्म में रहते, बर्थ होता है हमारा, तो हम लोग बहुत छोटे से रहते, तो हम लोग इतने बड़े हुए तब हम अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ और मिला ही नहीं सेल हमें, तो बॉडी की ग्रोथ ही कैसे होगी, अपने बॉडी पे सब कुछ कैसे आएगा, अपने बॉडी के बाल कैसे बढ़ेंगे, स्किन कैसे आएगा। तो इसीलिए सेल डिवीजन का इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी के ग्रोथ में। रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी हमने शुरू में ही देखा था कि वीक बॉडी या जो कुछ अभी फट बढ़ गया वो बाउंड हीलिंग, ये हमें अभी ही देख रहे हैं कि अगर चोट लग गई तो तुरंत वहाँ पे सेल आ जाते हैं और वो कवर हो जाता है। हमेशा अभी आपको चोट लग गई तो ये थोड़ी है कि हमेशा ये फटा रहेगा, इधर से खून बहता रहेगा, नहीं, रिपेयर कर लेती है अपनी बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये हमने देखा था स्टेम सेल कैपेसिटी रखता है कि कोई भी अलग अलग टाइप के सेल्स बना ले, तो ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ में सेल डिवीजन काम आता है। अगले लेक्चर में हम मियोसिस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।